अब हिस्ट्री को हम कैसे समझते हैं, हिस्ट्री को हम पास्ट में कैसे पढ़ते हैं, हमारे पास सोर्सेस क्या क्या होते हैं। कश्मीर भी अनसिविलाइज्ड थी ना। हाँ, जब इन्होंने कश्मीर को भेजा, अच्छा किसके हाथों भेजा, महाराजा गुलाब सिंह को भेजा। किन्होंने, इनको पैसे से गर्ज था ना, सील डील ऑफ कश्मीर बड़ी फेमस है। कश्मीर की हुकूमत को भेजा गया। अच्छा किन्होंने भेजा, बिनी ब्रिटिशरों ने। किसको भेजा, गुलाब सिंह को। Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Very warm welcome to you in this platform of online classes. Let we join and let we have a start a new journey of learning for the history class 8th. So dear students, today in a very warm session that is going to be the first session of our Kalam batch. Okay, in this batch we are going to discuss, we will throw light all the chapters we are going to discuss in the for the history class 8th state and as well as for both for the CBSE and the state level. तो बेटा आपका बड़ा ही खैर मकदम है हमारे इस कलाम बैच में, ठीक है, जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th हिस्ट्री का पहला चैप्टर। इस चैप्टर को हम बड़ी गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या है डेट्स का कॉन्सेप्ट, कैसे एक सेंचुरी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ डेट्स को समझते हैं कि कैसे डेट्स को हम परखते हैं, समझते हैं, और जहां पर हमें डेट्स याद न रहे वहां पर क्या करेंगे, उन ट्रिक्स को भी हम इस चैप्टर में सिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे पास अभी तक, अब थोड़ा बारीक बीनी से समझते हैं कि हिस्ट्री हमें कैसे डिवाइड की गई है। जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सो लेट अस डू हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, रिमेंबर, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है कितने, 3 मेन फेजेस में, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमारे पास एंशिएंट आएगा और इस एंशिएंट को एकेडमिकली 6th क्लास में रखा गया है। फिर उसके बाद मेरा बच्चा मेडिवल आएगा, ठीक है, और मेडिवल को अथॉरिटी ने 7th में रखा है, क्लास 7th में। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात आएगी तो मॉडर्न को कहाँ पर रखा गया है, 8th क्लास में। उसके बाद बात होगी बेटा, इसके बाद 9th और 10th में वर्ल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री रखी गई है, वर्ल्ड मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री है 9th और 10th में वर्ल्ड पॉलिटिकल एंड सोशल हिस्ट्री है, वर्ल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है, उसका पोर्शन रखा गया है। इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन रखा गया है, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का, और उसके साथ रखी गई है कुछ सोशल हिस्ट्री भी, याद से रखिएगा, सोशल हिस्ट्री, रिमेंबर। ओके, सो जब हम 9th-10th की बात करेंगे, 9th-10th, ठीक। बट अभी हमें इस कलाम बैच में किस चीज को टारगेट करना है, हमें टारगेट करना है मॉडर्न हिस्ट्री को। रिमेंबर, नॉर्मली हिस्टोरियंस ने पूरी दुनिया की हिस्ट्री को डिवाइड किया है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में, जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसमें डिवाइड किया है बच्चे, शाबाश, एंशिएंट, यानी जो हम इंडिया में 2 लाख साल से लेकर कहाँ तक, शाबाश, अगर हम बेटा कहेंगे 2 लाख साल से हम कहाँ तक कोई बता सकता है, कुछ 10,000 साल तक डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से, हाँ, फिर बेटा इसमें पैलोलिथिक, मिडल पैलोलिथिक, लोअर पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक एजेस आती है। उसके बाद हम इसमें अलग अलग सेशन डिस्कस करते हैं, और 6th सेंचुरी, हाँ, 7th AD तक हम किस चीज को मानते हैं, 7th AD तक हम कंसिडर करते हैं कि ये एंशिएंट पीरियड ही है। 701 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक मेरी जान, 701 से हमारा एक दूसरा सेशन स्टार्ट होगा जो 8th सेंचुरी कहलाएगा, ठीक है, और 701 से कहाँ तक, 800 तक, जिसे हम एक सेंचुरी का नाम देंगे। इस सेंचुरी से स्टार्ट होगा, 701 से स्टार्ट होगा मेडिवल पीरियड, और वो कहाँ तक, वो स्टार्ट होगा 18th सेंचुरी पर वो एंड होगा। इस मेडिवल को भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है, अर्ली मेडिवल और लेट मेडिवल, ठीक है। अब यहाँ पर 1701 में खत्म होगा कौन सा, शाबाश, मेडिवल पीरियड, और 1701 याद रखना बच्चों, 1717 यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा ट्रिकी, जो समझने वाली चीज है, 1 and 7 1 and 7 क्या है, 1 and 7 बेसिकली डिनोट करता है, 1 and 7 डिनोट करता है कि 1700 साल बीत चुके हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से।
आने के बाद 1700 साल बीत चुके हैं, रिमेंबर। और ये 1700 साल ठीक है, अब ये 01 का मतलब एक नई सेंचुरी स्टार्ट है। और नई सेंचुरी के बाद जब हमने कहा तो बेटा ये कहाँ तक चलेगा, ये सर जी चलेगा 18th सेंचुरी यानी 1799 तक। हाँ, या हम कहेंगे जब ये 12 महीने ऐड होंगे तो 18th सेंचुरी तक बराबर ये 100 साल मुकम्मल होगा और ये सारा फेज कहलाएगा 18th सेंचुरी, 18th सी। और ये 18th सी हमें 8th क्लास में पढ़ना है। इसमें 8th मॉडर्न हिस्ट्री में हमें 18th सेंचुरी से लेकर, यानी सीधी सीधी सी बात है, हमारे पास जो डेट्स आएंगे वो 17 के बीच में, 17 से 18 के बीच में सबसे पहला फेज आएगा। फिर इसी हिसाब से 18 से 19th सेंचुरी, फिर 20th सेंचुरी, फिर 22 स्पेशली 20th सेंचुरी ये टारगेट करेगा कौन, क्लास 8th की हिस्ट्री। ओके, तो ये पहला, ये इस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री डिवाइड होती है। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें समझना है कि वर्ल्ड हिस्ट्री या हिस्टोरियन कैसे डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को। तो नॉर्मली बेटा हमारे पास एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है, और पोस्ट मॉडर्न तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। बट जब भी हम थोड़ा आगे चलेंगे तो हमें एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंचुरी का क्या मैकेनिज्म है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंचुरी। ये जरा बेटा आप देखना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंचुरी का कॉन्सेप्ट क्या है सर, जरा बेटा ध्यान रखना। एक सेंचुरी में कितने 100 साल होते हैं बेटा, 100 साल होते हैं, 100 ईयर्स, ये याद रखना, कितने 100 ईयर्स, 100 साल होते हैं एक सेंचुरी में। इस सेंचुरी को हम कैसे बांटते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखो, इस सेंचुरी के 50, ठीक है, 15 ईयर्स, 50 ईयर्स से पहले जितने भी टाइम है तो बेटा उसे हम अर्ली सिंपली कहेंगे। और इस 50 के बाद यानी ये मिड पॉइंट है ना फिर 100 ईयर का, इसके बाद जितने भी साल होंगे वो लेट होंगे। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 1715 यानी हमने कहना है 18th सेंचुरी, ठीक है। 18th सेंचुरी का मिड कौन होगा, 1715। तो 1750 से पहले का टाइम वो अर्ली, शाबाश, अर्ली 18th, और बाद में क्या होगा, लेट 18th सेंचुरी, अर्ली 18th, शाबाश मेरे बच्चे, और लेट 18th सेंचुरी। ये मैकेनिज्म रहता है। कभी याद भी ना डेट रहे तो आप लिख सकते हो। जैसे हम बात करेंगे औरंगजेब की जो मौत है 1707 में होने के बाद, हम कहेंगे अर्ली 18th सेंचुरी recorded, early 18th century recorded the death of Aurangzeb and decline of Mughal Empire started। तो अगर हमें डेट याद भी नहीं रहा फिर भी हमारा मार्क्स सिक्योर होगा, ठीक है। इसी एक प्रक्रिया के अंदर बेटा हमें ये चैप्टर मिलेगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर स्टार्ट होता है कहाँ से, डेट से। चैप्टर का नाम ही जो हमारे पास ऑलरेडी है, चैप्टर का नाम कहाँ से शुरू होता है, हाउ, कैसे, यानी कोई इवेंट या कोई डेट या कोई चीज कैसे हमारे सामने आई, व्हेन, ठीक है, कब हुई, क्या हुई, ठीक है, वेयर, कहाँ पे हुई। ये चैप्टर बेसिकली कब, कहाँ और कैसे, हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं, कब, कहाँ और कैसे। कब ऐसे भी लिख सकते हैं, कहाँ और कैसे, ये याद रखने वाली चीज है, कब, कहाँ और कैसे, यानी कब, कहाँ और कैसे। क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री में हिस्टोरियन दिन को नहीं समझते हैं। दिन को याद रखिएगा बेटा, एक एक दिन को वो डेली बेस पर नहीं लिख सकते, वो एक इवेंट को देखते हैं। हिस्ट्री में हिस्टोरियन चेंज को अंडरस्टैंड करते हैं। किस चीज को बेटा, चेंज को, याद रखिएगा, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेंज, किस चीज को, चेंज को, हाँ। एंड चेंज के बाद वो एक इवेंट से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, इवेंट से। उस इवेंट के से जुड़े हुए डेट्स हमारे पास आते हैं और उन डेट्स के इर्द गिर्द सारी कहानी जो भी बनी होगी, जो भी स्टोरी होगी, दैट स्टोरी इज द इम्पोर्टेंट एंड दैट स्टोरी हेल्प अस टू रिमेंबर द इवेंट, टू रिमेंबर द इवेंट। अब देखिए, अब वो डेली बेस को, वो डेली बेस तो नहीं लिख सकते ना। अगर वो डेली लिखेंगे तो बेटा एक लंबी कहानी बनेगी, हिस्ट्री बुक इतनी नहीं इतनी बनेगी। हाँ, इसलिए वो क्या करते हैं, हिस्टोरियंस ने हमें चेंजेस को समझने के लिए कहा।
उस चेंज से रिलेटेड बेटा एक वो चेंज शाबाश इवेंट से जुड़ेगा और वो इवेंट शाबाश एक डेट से, याद रखना। और यहाँ से एक कहानी बनेगी जो कहानी हमें हेल्प करेगी, इस कहानी हेल्प करेगी, ठीक है, वही कहानी हमें हेल्प करेगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको हिस्ट्री याद रखनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप हिस्ट्री को कैसे समझोगे। हम पास्ट को पास्ट में जाकर पढ़ रहे हैं, जिससे बच्चा बोर हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। सर बहुत बोर हो रहे हैं, सर फट रहा है। बेटा आप पास्ट को प्रेजेंट के साथ मिलाकर पढ़ो। ये याद रखो मेरी बात, पास्ट को प्रेजेंट के साथ, यानी पास्ट की एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट से देनी है। याद रखना, जब आप इस चीज को करोगे ना, एग्जाम्पल आप अच्छी दोगे और वो भी प्रेजेंट से जुड़ी हुई दोगे कि उस जमाने में ऐसा हुआ था, एग्जाम्पल उसकी इस जमाने में वो है, तो दैट विल बी द मोर क्लियर, ठीक है। और आपके कॉन्सेप्ट से, यानी स्टोरी इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है। डेट क्यों, कैसे अब याद रहेगा, तो मैंने पहले कहा इवेंट से याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हमारे चैप्टर पर वापस। हमने क्या कहा, चैप्टर है हाउ, कैसे कोई इवेंट हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। हाँ, तो इसी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर नंबर 1 है, जो हमें अगर बेटा देखे तो हिस्टोग्राफी ही है, हिस्ट्री के बारे में है। पहला ही सवाल होगा, हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स इन हिस्ट्री। देखिए बेटा, डेट इज बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, ठीक है। मैंने पहले ही कहा, डेट एक इवेंट को डिस्कस करता है, डेट एक चेंज को डिस्कस करता है, डेट एक बेसिकली एक डेवलपमेंट को डिस्कस करता है, और हिस्टोरियन के सामने डेट इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हम देखेंगे बेटा, सबसे पहले जब आप देखोगे ना, लिखा भी है, अर्ली हिस्टोरियन फोकस टू मच ऑन एग्जैक्ट डेट। पहले बेटा बहुत एग्जैक्ट डेट्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, जैसे बैटल्स, एक बादशाह ने जो जंग लड़ी है, ठीक है, हाँ, जंग जो लड़ी है, लाइक बैटल ऑफ किंग्स के बैटल्स के बारे में, हाँ, उनके क्राउन के बारे में। हाँ, पीपल फाउंड इट हार्ड टू रिमेंबर सो मेनी डेट्स, बट लोगों को परेशानी होती थी, बच्चों को परेशानी होती थी कि सर या ये जो है ना, ये डेट्स तो रिमेंबर नहीं होते, ये तो याद नहीं रहते। हाँ, बट हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग, बट हिस्ट्री खाली और खाली डेट्स को याद रखना नहीं है। हिस्ट्री को सबसे इंपॉर्टेंट बेटा स्टोरी के जरिए आप याद रखोगे कि पास्ट, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब ये हिस्टोरीज ऑफ पास्ट के बारे में समझना, और पास्ट जब आपको पता होगा अपना, तो आप फ्यूचर को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश कर सकते हो। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स चेंज्ड। मैंने सबसे पहले बेटा अभी कहा कि बेसिकली हिस्टोरियन हमें एक चेंज के बारे में बताना चाहते हैं, वो चेंज आपको इवेंट के साथ जोड़ना होगा। उस इवेंट से बेटा खुद ब खुद, वो इवेंट कब हुआ था, तो बेटा हो गई ना डेट खुद ब खुद याद। और मैंने अभी एक एग्जाम्पल, एक ट्रिक बताई, डेट कैसे याद होगा। देखिए, लेट, हाँ, अर्ली, ये याद रखना बेटा, ऐसे भी हम देखते हैं, रिमेंबर, ठीक। तो उस तरीके से भी हमारे पास, अगर कभी कभार एग्जैक्ट डेट हमारे पास याद ना हो, अगर कभी कभार हमें पता ना हो कि एग्जैक्टली हम डेट कैसे लिखे, एग्जैक्टली 1750 के बाद इवेंट हुआ, लेट 18th सेंचुरी में हुआ, ठीक है, मिड सेंचुरी में तो नहीं हुआ, तो अब उससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल बताई और आगे मैं और बताऊंगा, ठीक है। जैसे वर्ल्ड वॉर वन, अर्ली वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई, 1914 से लेकर 1918 पूरी दुनिया में एक बड़ी जंग लड़ी गई, जिसे मेरा बच्चा वर्ल्ड वॉर 1 कहा गया। जरा आप अब कमेंट्स में लिखिए बेटा, ये जो है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, जरा बताओ जल्दी जल्दी। इसे हम लिखेंगे, द वर्ल्ड वॉर 1 टेक प्लेस इन शाबाश अर्ली 20th सेंचुरी। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 टेक्स प्लेस इन अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी में पहली 2 जंगें अजीमें लड़ी गई, ठीक है। तो जंगे अजीम याद रखनी है, 2 जंगें हुई, एक 1939, एक 1914 to 1918, दूसरी दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 19 शाबाश 39 to 44, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो बेटा। अब जरा देखिए, वी आस्क क्वेश्चंस, हाँ, अब जरा देखो, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स चेंज्ड ओवर टाइम। हम बेसिकली ना, याद रखना बेटा, थिंग्स को, चीजें जो बदल रही है, चीजों में जो डेवलपमेंट है, चीजों में जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है, उस इंप्रूवमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, इस चेंज को समझने की कोशिश करते हैं। दैट वाई हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट द डेट्स ही हर चीज नहीं है हिस्ट्री में, एक इवेंट इंपॉर्टेंट है।
हाँ, वी आस्क क्वेश्चंस लाइक, अच्छा सवालों की बात करते हैं, हाउ डिड टी और कॉफी बिकेम पॉपुलर, हाँ, हाउ डिड पीपल ट्रेवल बिफोर टी कॉफी कैसे पॉपुलर हुई, हाउ डिड पीपल ट्रेवल बिफोर ट्रेन, ट्रेन से पहले लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ये भी एक सवाल या निशान है, ये भी एक सवाल है। तो ऐसे अगर हम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी लाइफ में सवाल पूछना सीखो। जब आप सवाल पूछना सीखोगे ना तो खुद ब खुद बेटा जवाब मिलेंगे। तो जब आप जवाब ढूंढोगे ना तो खुद ब खुद अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस का मतलब ही नॉलेज है। एंड दैट वाई बेटा की हिस्ट्री भी हमेशा कहती है कि सवाल पूछा करो। सवाल से आपको एक बदलाव के बारे में पता चलेगा और वही बदलाव बेसिकली उसी चेंज के बारे में हिस्टोरियन डिस्कस करते हैं। लेट वी मूव फॉरवर्ड। व्हाट डज हिस्ट्री रियली स्टडी? अच्छा, क्या हिस्ट्री बेटा बताती है? व्हाट डज हिस्ट्री रियली स्टडी? हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, पीरियड ऑफ चेंज सबसे पहले बेटा याद रखना। हाँ, नॉट जस्ट एग्जैक्ट डेट, हम डेट्स नहीं बल्कि मेन चीज है कि वहां पर हमें एक चेंज के बारे में पढ़ना है। अब हम उसके साथ डेट ऐड कर देते हैं, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, फोकस ऑन बिग इवेंट एंड इंपॉर्टेंट, बड़े इंपॉर्टेंट सबसे पहले। अर्लियर क्या होता था? बड़े इवेंट और बेटा इंपॉर्टेंट डेट। नाउ आजकल क्या होता है? फोकस ऑन हाउ पीपल लिव्ड, आज लोग कैसे जीते हैं। फोकस हाउ पीपल, कैसे लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारी, सोसाइटी कैसे बदली, एंड न्यू आइडियाज, और नए आइडियाज कैसे जन्म लिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा भी है, मॉडर्न हिस्ट्री हेल्प अस सी हाउ सिटीज, आइडियाज एंड पीपल इवॉल्वड ओवर टाइम। देखिए मैंने बार बार कहा बेटा, हर एक चीज को आप डेट से बांधोगे ना तो मुश्किल तो हो ही जाएगी। बट आपको क्या करना है? आपको एक इवेंट समझना है, उस इवेंट में बदलाव को समझना है, उस बदलाव को समझकर बेटा यू कैन रिमेंबर द इवेंट। हाँ, once you remember the event, that means you will never ever forget that and make a conceptual learning of any topic that will help you to. Okay, so when we move to the another thing, that is how basically हम cities के, हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं। हम देखते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हुआ। मेक इट अ स्टोरी, एंड whenever you heard a story, try to imagine that story। याद रखिएगा बेटा। हाँ, whenever you heard a story, ठीक है, जब भी आप स्टोरी को सुनोगे तो इमेजिन करो। वंस यू इमेजिन करके जब आप इसको कनेक्ट कर रहे हो ना, कनेक्ट करके बेटा आपको ये जल्दी जल्दी याद रहेगी, रिमेंबर रहेगी, एंड यू विल नेवर एवर लूज इट। आप कभी भी बेटा इसे नहीं खोगे। रिमेंबर, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप इस चीज को नहीं खो सकते, फिर बाद में कभी भी नहीं खोगे। ठीक, रियली। विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट? अब ये भी सवाल है, ये पहला चैप्टर हमें बताता है कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है। तो बेटा सम डेट्स आर रिमेंबर्ड बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट डेट्स। हाँ, सम डेट्स आर रिमेंबर्ड बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। देखिए बेटा, इंडिया आजाद हुआ 1947 में। हाँ, याद रखिएगा, इस 1947 से हमें पास्ट, अच्छा आजाद हुआ तो क्या हिंदुस्तान गुलाम था? हाँ, गुलाम था। अरे भाई, किसका गुलाम था? सर ये तो कॉलोनियलाइज्ड था ना, ये तो कॉलोनी था। किसकी कॉलोनी थी? सर ये तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। अच्छा, ये कॉलोनी क्या होता है? तो वो हम आगे देखेंगे कि ये कॉलोनियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, एक पावरफुल कंट्री तो हम नहीं कहेंगे, एक पावरफुल देश या एक पावरफुल इकोनॉमी दूसरे छोटी छोटी लेस पावरफुल इकोनॉमीज को क्या करती है? एक्सप्लॉइट करती है मेरी जान। क्या करती है? एक्सप्लॉइट करती है। ऐसे याद रखोगे आप, ठीक है। कॉलोनियलाइजेशन एक प्रोसेस है, कॉलोनियलाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन है, जिसमें डिक्टेटरशिप है, जिसमें बेटा मिस गवर्नेंस है, जिसमें ड्राइंग ऑफ वेल्थ है। ओके, तो ये आप देखो बेटा, तो हमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स को सम डेट्स आर रिमेंबर्ड, कुछ डेट्स याद रखी जाती है। क्यों? ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की वजह से। 1947 में भारत आजाद हुआ तो बेटा ये इंपॉर्टेंट डेट बना। हाँ, अच्छा 1930 में पहली बार इंडिपेंडेंस डे बनाया गया तो इंडिपेंडेंस डे रिमेंबर किया गया। ओके, अच्छा इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। वो डेट्स इंपॉर्टेंट है अपने इवेंट की वजह से। ओके, ब्रिटिश रूल स्टार्टेड विद वारन हेस्टिंग। जरा बेटा इस बात को याद रखो, वारन हेस्टिंग पहला गवर्नर। एंड किस पर हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। जरा बेटा दो इंपॉर्टेंट लोग हैं, वारन हेस्टिंग भी और शाबाश लॉर्ड माउंटबेटन भी। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? लास्ट गवर्नर, लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। और बेटा वारन हेस्टिंग कौन थे? वारन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट गवर्नर
of British colonial rule, or we can say the first ruler or first governor or first head of the शाबाश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन थी बच्चों? शाबाश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, चलो, दीज लीडर्स ब्रॉट मेजर, इन्होंने अपने अपने वक्त पर चेंजेस लाए, वही चेंजेस हम समझते हैं, क्योंकि मैंने बार बार कहा हिस्ट्री में हम किस चीज को समझते हैं, हिस्ट्री में हम चेंजेस को समझते हैं, और मेडिवल मॉडर्न में भी हम मेजर इवेंट्स को समझ रहे हैं। हाँ चलो, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट ऑर्डिनरी पीपल एक्सपीरियंस्ड, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी जरूरी है टू नो व्हाट ऑर्डिनरी, आम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया। मैंने क्यों पहले भी आपको कहा कि हम हिस्ट्री में चेंजेस को समझते हैं, बदलाव को देखते हैं, और वो बदलाव इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की वजह से हुए होते हैं। जब भी आप मेरा बच्चा देखोगे, अकबर बादशाह ने अपनी कितनी जिंदगी 50 साल के रूल में क्या किया, ठीक है, अगर हम हर दिन का बोलेंगे तो मुसीबत आ जाएगी बेटा, इतनी इतनी मोटी बुक्स बनेगी। हम अब मेजर चीजें देखते हैं अकबर बादशाह ने क्या क्या किया। जब हम उस चीज को ट्रेस करते हैं, वी कम टू कंक्लूजन। ओके, जो भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने किया मेजर इवेंट्स को, न कि उसकी डेली लाइफ को डिस्कस करते हैं हम। बेटा शाहजहां ने क्या किया, उसके मेजर इवेंट्स को। अच्छा, हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, हम डेली बिजनेस उनका नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम उनके जरिए किए गए मेजर फैसले, मेजर इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। अब उन मेजर इवेंट्स के साथ कोई डेट जुड़े हैं, उन डेट्स को याद रखना है। हर एक डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, और हर एक डेट को हम डिस्कस नहीं करते हैं, हम खाली फकत और फकत कुछ डेट्स को याद रखते हैं जो कुछ खास चेंजेस के साथ जुड़ी हुई हो। रिमेंबर? ओके ओके ओके। चलिए, रिथिंकिंग हाउ वी स्टडी। अब हिस्ट्री को हम कैसे समझते हैं, हिस्ट्री को हम पास्ट में कैसे पढ़ते हैं, हमारे पास सोर्सेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलो अब जरा देखो बेटा, हिस्टोरियन नाउ ट्राई टू इंक्लूड द स्टोरीज ऑफ ऑल पीपल, नॉट जस्ट रूलर्स। अब आजकल जब हम बेटा देखते हैं ना, तो आजकल मैंने अभी कहा, इससे पहले एक वर्ड कॉइन किया था, सोशल हिस्ट्री। आज हमारे पास हिस्ट्री जो है ना, पहले जो था ना, हिस्ट्री वॉज फर्स्ट ओनली द स्टोरीज। हिस्ट्री में खाली पहले बादशाहों की दलीलें थी, ओनली kings. It was only related to kings, but later number of historian added society। फिर बेटा क्या आ गई मेरे बच्चे, सोसाइटी आ गई। अच्छा, जो ही हमने आगे चलने की कोशिश की, तो हमें सोसाइटी के बाद बेटा आइडियाज, यानी किसने क्या लिखा था वो समझने को मिले। जो ही हम आगे चले, हमें आइडियाज के बाद बेटा रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ने को मिला, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन। थोड़ा आगे चले तो बेटा हमें अलग अलग ग्रुप्स के बारे में पढ़ने को मिला। हाँ, जो ही हम थोड़ा आगे चले तो हमें बेटा शाबाश सोशलाइजेशन के बारे में भी पता चलने को मिला। हाँ, जो ही हम थोड़ा आगे चले तो हमें सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ने को मिला। तो नई नई चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉलिटिक्स और इकोनॉमी। हाँ, पॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमी, ये भी आगे जाके ऐड हुई हिस्ट्री में। नाउ हिस्ट्री वाज ऑलवेज 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 स्पेशल थिंग, एंड नाउ टुडे इट इज टू स्टिल इट इज अ स्पेशल थिंग, इट इज स्टिल। अभी भी हिस्ट्री अगर आप देखोगे ना बच्चों, हिस्ट्री अभी भी हम हर एक सब्जेक्ट में, आप केमिस्ट्री में जाओ, फिजिक्स में जाओ, मैथमेटिक्स में जाओ, आप साइकोलॉजी में जाओ, आप ज्योग्राफी में जाओ, आप सोशोलॉजी में भी जाओ, हर एक जगह पर हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हाँ, तो मेंशन इन कमेंट बॉक्स हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, देन आई विल टेल यू इन द सेकंड लेक्चर। ओके, तो बट उससे पहले जल्दी जल्दी हम क्या बोलेंगे, शाबाश मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी आप लिखोगे, वो मैं लास्ट पर, लेक्चर के लास्ट पर बताऊंगा जरूर, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री एंड मॉडर्न फादर ऑफ हिस्ट्री। बट उससे पहले हमें ये समझना है कि हिस्ट्री आज मुख्तलिफ ब्रांच से, मुख्तलिफ फील्ड्स की लिखी जाती है, हर एक एरिया की लिखी जाती है, रिलीजियस हिस्ट्री भी है। तो हर एक चीज़, आप मैंने भी एग्जाम्पल दिया, मैथमेटिक्स में देखते हैं जरूरी थ्योरम किसने दी, हाँ, अच्छा कैसे दी। अब इसी तरीके से ज्योग्राफी में देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया। अब ये जो किसने दिया और क्यों दिया, इट इज ऑल्सो हाउ व्हेन एंड, जो अभी हमने चैप्टर का देखा, हाँ, हाउ वेयर एंड व्हेन। इसी तरीके से बेटा हम केमिस्ट्री में देखते हैं कि रदरफोर्ड ने, फलानी साहब ने, फिस्तानी साहब ने, ठीक है, ये वाला मॉडल दिया तो कब दिया, क्यों दिया, ये जो कब क्यों कैसे दिया, दैट इज द हिस्ट्री। That is the history. That means in the every event of our life, we have the history, we have events, we have important things that we need to know.
that we need to know. That why I love to history. I love to things, and it is the history student who expose the false things, who expose the bad things. Remember, जब एक अच्छा स्टूडेंट हिस्ट्री का हो ना, उसके सामने कोई गुड़ गोबर करने की कोशिश करे ना, वो नहीं करने देगा। याद रखिएगा, एक हिस्ट्री स्टूडेंट अच्छे पॉलिटिक्स की नॉलेज रखता है, एक गुड स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री अच्छी इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखता है, क्योंकि हम हिस्ट्री में पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमिकल हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, जैसे टैक्सेशन वगैरह। हाँ, हम आप देखोगे आगे जाकर हमें टैक्सेशन के मुतालिक भी हमें पढ़ना पड़ता है। हमें इतना ही नहीं, हमें रिलीजियस हिस्ट्रीज भी, हमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी, हमें सोशल हिस्ट्री भी, हमें बादशाहों के हर एक चीज़, यानी हमारे आइडियाज़ बिल्कुल अगर किसी चीज़ से डेवलप होते हैं, दैट इज़ ड्यू टू दैट वी हैव अ वास्ट करिकुलम, वी हैव वास्ट थिंग। एंड हिस्ट्री के ज़रिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हम बार बार बताते हैं। हमें सिविलाइजेशंस का कभी पता नहीं चलता, ये अगर IVC न दरियाफ्त हुई होती, यानी हिस्टोरियंस ना होते, तो कभी पता ही नहीं चलता। एक सिंधु गाठी थी, हाँ, सिंधु सभ्यता थी, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हमें पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं चलता कि कोई भाई हेरोडोटस गुजरा है, एरिस्टोटल गुजरा है, अगर हमारे पास हिस्ट्री ना होती। हमें पता नहीं चलता कि सोशल ग्रुप्स में कभी प्रोटेस्टेंट्स भी आए थे, अगर हिस्टोरियंस न लिखते कि क्या हुआ उस ज़माने में। हाँ, हमें सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स के बारे में कभी पता ही नहीं चलता, अगर हमें लिखते ना, कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स ना आती, उसके बाद ईगल ना लिखते। हमें कभी पता ही नहीं चलता अकबर बादशाह भी था, हमें कभी पता, और बहुत सारे लोगों को ना बेटा मसाला ही नहीं बनता कि मुगल थे, अगर मुगलों की हिस्ट्री ना लिखी जाती। हमें कभी पता ही नहीं चलता विजयनगर एम्पायर के बारे में, अगर अब्दुल रज़ाक ना आए होते। हाँ, हम अगर बेटा अब्दुल रज़ाक के बाद बहुत सारे और भी राइटर्स थे जो पुर्तगाली और बाकियों से आए, ठीक है। हमें कभी पता ही नहीं चलता कि इंडिया में कास्टिज्म भी था, ठीक है, अगर हिस्टोरियंस न होते। सो दैट वाई वी से इन द एवरी कॉर्नर ऑफ लाइफ हिस्टोरियंस हैव इम्पोर्टेंट लाइफ, इन द एवरी फील्ड ऑफ नॉलेज, वन हु राइट अबाउट द इवेंट, वन हु राइट अबाउट द चेंज। जब हिस्टोरियंस इस चेंज के बारे में लिखा तो वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री बन गई। दैट वाई वी से वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू चैप्टर्स और टाइम पीरियड्स। हम पीरियड्स में इसको बांटते हैं ताकि ये आसान हो जाए। वी ऑल्सो थिंक विच डेट आर, और हम कहते हैं कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है। हो गया क्लियर मेरे बच्चे? हो गया क्लियर? तो चलिए अब जरा एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं। हाउ डू वी डिवाइड हिस्ट्री? अच्छा, हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करते हैं, जिसे हम पीरियडाइजेशन कहते हैं। पीरियडाइजेशन एक वक्फा, एक इम्पोर्टेंट पीरियड। हाँ, अब अगर हम देखेंगे ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास जो हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं, हिस्टोरियन जो पीरियड वाइज करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर शाबाश एरा को डिवाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं? अभी हमने कहा था, सबसे पहले वो कहेंगे भाई हम एंशिएंट पढ़ेंगे, फिर कहेंगे कि हम क्या करेंगे, हम मेडिवल को पढ़ेंगे, ठीक है। मेडिवल के बाद हम मॉडर्न को पढ़ेंगे, हाँ, ठीक है। मेडिवल में स्टेट्स बनना शुरू हो गई थी और यानी सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी थी। अच्छा, एंशिएंट बेटा अभी भी थोड़ी खुरदुरी सी थी। मॉडर्न तो बिल्कुल वहां जब साइंस और लॉजिक आया। हाँ, इंडिया में हमें देखने को मिलेगा 1817 में, हाँ, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एक किताब मिलेगी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ शाबाश ब्रिटिश इंडिया। हाँ, और हमें देखने को मिलेगा एक स्कॉटिश फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर और क्या क्या, एक बहुत बड़े राइटर। इसे एक काम दिया गया ब्रिटिशर्स के जरिए, कॉलोनियल गवर्नमेंट के जरिए, दैट यू हैव टू जस्टिफाई द शाबाश, यू हैव टू जस्टिफाई द कॉलोनियल गवर्नमेंट। क्या जस्टिफाई करना है? कॉलोनियल गवर्नमेंट। भाई पैसा पैसा पैसा, खाली कोर्ट पोइट्स ही नहीं बल्कि बेटा बहुत सारे लोग अभी भी बिकते हैं जो गलत लिखते हैं। हमारे बहुत सारे भाई जर्नलिस्ट भी ऐसा कांड करते हैं जो गलत लिखते हैं, ठीक है। जेम्स मिल ने जस्टिफाई किया किस चीज को? ब्रिटिश रूल को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को। अभी हम कॉलोनियलिज्म आगे पढ़ेंगे। कॉलोनियलिज्म मैंने पहले भी कहा था, जब एक बड़ी कंट्री, बड़ी टेरिटरी, ठीक है, एक बड़ी गवर्नमेंट, या हम कहेंगे एक बड़ा एक एम्पायर, हाँ, एक मोनार्क, एक एब्सोल्यूटिस्ट, एक किंग क्या करेगा? शाबाश, व्हाट विल ही डू? क्या करेगा मेरे बच्चे? जब वो छोटी छोटी या लेस पावरफुल कंट्रीज को की वेल्थ को, वहाँ के रिसोर्सेज को डोमिनेट करके क्या करेगा? शाबाश, ड्रेन करेगा अपनी कंट्री में, यानी दूसरों की खून में रोटी डाल के डुबो के खा जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इस जेम्स मिल ने क्या किया? इसने इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा और बांटने के बाद क्रिटिसाइज किया।
याद रखना, सिंपल मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है 8th वालों को। ठीक है, क्रिटिसाइज किया इसने, हिंदू पीरियड को भी क्रिटिसाइज कहा, अनसिविलाइज्ड पीरियड कहा। इसने मुस्लिम पीरियड को भी ना के बराबर कहा। भाई कुछ भी नहीं, बस ये भी आए थे, रूल किया, ड्रेन किया। यानी वो जो आइडियाज़ है, जो मैंने इससे पहले कहा था, आइडियाज़ को डेवलप करने में हिस्टोरियन इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रिटिशर्स को कहा, हाँ जी ये थे ब्रिटिशर्स। कौन थे जी? ये बड़े अच्छे लोग थे। अच्छा, हाँ ये आए, इंडिया में भेदभाव खत्म किया। अच्छा, लिबर्टी इन दोनों ने कभी दी नहीं थी। अच्छा, इसने लिबर्टी दे दी। अच्छा, लॉ और सिविलाइजेशन कभी थी नहीं यहाँ पर। यहाँ पर लोग ना अच्छे लोग नहीं थे। यहाँ पर लोग वही ना, मतलब वन मानव थे, वन मानव जो जंगलों में रहते थे। अच्छा, नोमैडिक थे। हाँ, हमने बाईस चांद सिखाया इनको। हाँ, इनको खाना नहीं आता था, ये नाक से खाते थे। ये बंदा बोलेगा हमने इनको बताया नहीं, मुंह से खाते हैं। कौन? इट इज जेम्स मिल, बेसिकली अ फिलोसोफर। हाँ, ये किताब है, 2 वॉल्यूम की, 3 वॉल्यूम की बुक है बेटा, बड़ी सी बुक है। हाँ, और वहाँ पे क्या बताएगा? बताएगा कि बहुत सारी चीज़ें बताएगा और जस्टिफाई करेगा। कौन? जेम्स मिल बेसिकली जस्टिफाइज द हिस्ट्री, जस्टिफाइज द ब्रिटिश रूल, जस्टिफाइज द कॉलोनियल रूल, नथिंग एल्स। ही क्रिटिसाइज ऑल द एराज, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड। हाँ, एंड शाबाश, किसको बेटा पैट्रनाइज किया? किसको ब्यूटीफुल पीरियड कहा? ब्रिटिश पीरियड को। ठीक है, जब थोड़ा आगे चलेंगे, ही थॉट ब्रिटिश रूल वॉज बेटर एंड मोर सिविलाइज्ड। अच्छा, हाँ जी, हम सिविलाइज्ड थे। हाँ, और हाँ, इनको भी सिविलाइज किया। अब मैं इनकी सिविलाइजेशन बताऊं, इन ब्रिटिशर्स की या इन यूरोपियंस की? 10वीं 11वीं सदी में इनके खाने के लाले पड़े थे। अभी मैं बता दूं बेटा, शाहजहां के टाइम पर भी, अकबर के टाइम पर भी, औरंगजेब के टाइम तक भी इंडिया वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी थी। भारतवर्ष आज के पाकिस्तान से लेकर आज का ये पूरा एरिया, ई बंगाल तक का एरिया, ये वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी थी चाइना के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। हाँ, ये तो ब्रिटिशर आए बेटा, इंडिया को लूट लूट के सोने की चिड़िया को ना बेटा इतना सा बना डाला इकोनॉमिकली। ठीक है, अब अभी भी वैसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। और उसके बाद ये वो लोग हैं जिन्होंने जगह जगह जाकर, ये वही ब्रिटिशर्स है, ये बेटा वही कॉलोनियल लोग हैं जो जगह जगह जाकर उनकी इकोनॉमी को ड्रेन किया। अमेरिका गए, हाँ, अमेरिका गए, नॉर्थ अमेरिका गए, वहां उन लोगों को अपना गुलाम बनाया। और गुलाम बनाने के बाद शाबाश, जो असली रहने वाले थे उनकी जमीन को छीन लिया। ये भी सच है, ये भी कड़वा सच है। बोलेंगे सर आप झूठ बोल रहे हो, एनसीईआरटी क्लास 11th पकड़ लो। हाँ, डिस्प्लेसिंग द नेटिव्स, किसी ने ऐसा बोला तो बेटा मैं हाँ बोल दूंगा, बहुत सारी बुक्स का नाम डिस्प्लेसिंग द नेटिव्स। हाँ, असली रहने वाले लोगों को ही उनकी जमीन से, और उनको शराब की लत डाल दी। अरे बोतल खोल के पी लो। ठीक है, चलो भाई। फिर बट दिस आइडिया इज नॉट फेयर बिकॉज हाँ, मैनी रिलीजन को एग्जिस्टेड इंडियन सोसाइटी हेरिटेज आउन, क्योंकि इंडिया की अपनी अचीवमेंट्स थी, इंडिया के पास वो सब कुछ था। इंडिया के पास आयुर्वेद है, ऋग्वेद है, सब कुछ है इंडिया के पास, एक कंप्लीट सिविलाइजेशन। और क्यों बेटा हम कहेंगे कि इस बंदे ने, जेम्स मिल ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि पूरी दुनिया इन पर थू थू कर रही थी उस जमाने में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इंडिया के साथ, इंडिया की हुकूमत के साथ, इंडिया के कल्चर के साथ, इंडिया की लिविंग के साथ बहुत ही गलत किया। और जब इंडियन राइटर्स ने उस जमाने में दुनिया तक ये खबर पहुंचाई, तो इन्होंने उस चीज को जस्टिफाई किया। किसने? जेम्स मिल ने। जेम्स मिल ने कब? 1870 में। और डिवाइड किया ना इंडियन हिस्ट्री को, जो कि सही नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल तरीका है वो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का है। क्यों? और इवन इसने ऐसे नहीं बेटा, और इसे भी फॉलो भी करने लग गए बहुत सारे लोग, यानी बहुत सारे लोग मिल की इस पीरियडाइजेशन को ना फॉलो भी करने लगे। ओके, इन्होंने मेडिवल को किसके हवाले कर दिया? मुसलमानों के, और बेटा एंशिएंट को हिंदुओं के, और ब्रिटिशर्स, यानी तोड़ने का काम सबसे पहले किसने किया? मिल ने किया। और खुद को आज पूरी दुनिया के अलमबरदार कहते हैं। हमें तो पता है बेटा पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है। ठीक है, चलो अभी हाँ आगे चलते हैं। नाउ मूव टू द अनदर थिंग, न्यू वे ऑफ डिवाइडिंग इंडियन हिस्ट्री। हाँ, अब जरा बेटा देखो, हिस्टोरियंस कैसे डिवाइड करते थे? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। और इस बंदे ने कैसे किया? शाबाश, अभी आपके सामने था। नाउ ब्रिटिशर रूल डिड नॉट ब्रिंग रियल इक्वालिटी। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, मैंने अभी कहा ना बेटा, ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? हाँ जी सर, हमने इक्वालिटी लाई। हाँ जी सर, हमने लिबर्टी लाई। हाँ जी सर, हमने फ्रीडम लाई। हाँ जी सर, हमने सिविलाइजेशन लाई। हाँ जी सर, हमने एजुकेशन सिस्टम दिया। हाँ जी सर, हमने रूल ऑफ लॉ दिया। हाँ जी सर, हमने इंडिया को एक स्टेट बनाया।
एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट दी। जरा देखते हैं बेटा क्या क्या बोला इनने। इन्होंने बोला हमने एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम दिया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट मेरे बच्चे। हाँ अच्छा, हमने क्या दिया, इंडिया को एक स्टेट बना दिया। अच्छा, इंडिया को बेटा कोर्ट भी दिया, हाँ जुडिशरी सिस्टम दिया। अच्छा, तो इंडिया को जुडिशरी सिस्टम भी इन्होंने दिया। हाँ जी सर, और हमें हमने इनको लिबर्टी सिखाया जो कभी हमने इनको दी नहीं। हमने इनको फिर रॉलेट में ना और जलियाना वाला बाग में गोलियां दी इंडियन उसको, ठीक है। और जस्टिफाई जेम्स मिलकर बैठे, क्रिटिसाइज कर रहे थे ना, उन्होंने क्रिटिसाइज किया बेसिकली, ठीक है, जस्टिफाई किया कि हम, कि इवन उसने इस चीज तक को जस्टिफाई किया कि सारे इंडिया पर अगर कोई टेरिटरी रह भी चुकी है उस पर भी कब्जा हो। किसका कब्जा हो मेरी जान, जरा बोलो, किसका कब्जा हो, ब्रिटिशर्स का। अच्छा, कब्जा होगा तो फिर क्या होगा, कब्जे के बाद उनको भी सिविलाइज करेंगे क्योंकि वो भी अनसिविलाइज्ड है। कश्मीर भी अनसिविलाइज्ड थी ना। हाँ, जब इन्होंने कश्मीर को भेजा, अच्छा किसके हाथों भेजा, महाराजा गुलाब सिंह को भेजा, कि इन्होंने इनको पैसे से गर्ज था ना। सील डील ऑफ कश्मीर बड़ी फेमस है, कश्मीर की हुकूमत को भेजा गया। अच्छा, किन्होंने भेजा, बिनी ब्रिटिशरों ने, किसको भेजा, गुलाब सिंह को। हाँ, अभी बेटा पर्दे हम बार बार कहते हैं ना, एक हिस्ट्री स्टूडेंट के साथ मत छेड़ो। हाँ, तुम्हारा सारा मतलब खुले चिट्टे छोड़ देते हैं वो फिर। ये तो कुछ होते हैं लोग जिनको, जो बेचारे ना पढ़े लिखे उतने होते नहीं है, या बेटा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन बेचारों को पता नहीं होता है, तो बस खामखा टांग लड़ा बैठते हैं। हाँ, जरा जब आप पढ़ोगे ना यू विल फील द मैजिक। हाँ, जब आप बेटा समझोगे ना हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी मजेदार है, यू विल फील द मैजिक, यू विल लव द हिस्ट्री। ये तो हमारा पहला अभी थोड़ा ही अभी चलना है, अभी सफर बहुत है, चलेंगे इंशाल्लाह, एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर रूल डिड नॉट इवन, कि न तो बेटा इसने इक्वालिटी लाई, न तो फ्रीडम लाई, डिवाइड एंड रूल किया, डिवाइड जिसे कहते हैं तोड़ो और रूल करो। दैट इज वाई मेनी हिस्टोरियन नाउ कॉल इट कॉलोनियल पीरियड। अच्छा, तो मॉडर्न पीरियड कौन सा पीरियड बनेगा इंडिया में, कॉलोनियल पीरियड। अच्छा, कहाँ जी बेटा कॉलोनियल पीरियड, क्योंकि इंडिया को कॉलोनी बनाया था ना, यहाँ के रिसोर्स को ड्रेन किया ना। अच्छा, किसने किया, अभी हम समझेंगे ये वाली टर्म कॉलोनियल पीरियड, वो पीरियड जो डोमिनेट होगा कॉलोनियल रूल के जरिए। अच्छा जी, हाँ वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कॉलोनियलाइजेशन क्या होता है, वो विल डिस्कस दैट। हाँ चलो पहले ये समझते हैं। अब हम हिस्ट्री को पढ़ने के लिए रिकॉर्ड्स यूज करते हैं, वो रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, और ये रिकॉर्ड्स जब हम मॉडर्न पीरियड को समझते हैं बेटा, इसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं। सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हमारे पास डायरीज है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हमारे पास पेपर्स है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री में बेटा हमारे पास रिटन बुक्स है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्क्रिप्शंस नहीं होंगी अब, ठीक है, हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स होंगे, और इनकी लिखी हुई प्लान्स, रिपोर्ट्स और ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी होंगे। ब्रिटिश ऑफिशियल रोट एवरीथिंग, प्लान है, रिपोर्ट है, लेटर है, ठीक है। दे सेव्ड दीज रिकॉर्ड्स। अच्छा, इसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनाया, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, और कलेक्टर ऑफिस भी बनाया। अच्छा, और फिर बेटा कलेक्टर ऑफिस यानी जो कलेक्ट करेगा। अच्छा, दे आल्सो क्रिएटेड आर्काइव्स और म्यूजियम्स, जहाँ पर बेटा आर्काइव्स, जहाँ पर फिर रिकॉर्ड रखे जाते हैं, म्यूजियम्स बनाए। बिफोर पे प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स वर कॉपीड बाय हैंड रिटन। अच्छा, तो इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स के को क्या किया, इन्होंने फिर क्या किया, कैलीग्राफिस्ट्स को बुलाया, जो ना ब्यूटीफुली लिखते हैं बेटा किसी भी चीज़ को। हाँ, ब्यूटीफुल राइटिंग्स जो होती है उसको क्या नाम दिया गया, कैलीग्राफी। अच्छा, आफ्टर प्रिंटिंग केम बेटा, क्योंकि प्रिंटिंग से पहले ज़्यादातर कैलीग्राफी यानी साफ खुशनवीसों को बुलाया। कैलीग्राफी को हम उर्दू में खुशनवीस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, खुशनवीस। हाँ, कौन है खुशनवीस, खुशनवीस। हाँ, खुशनवीस जो बड़ा खूबसूरत लिखते हैं। हाँ, क्या लिखते हैं ज़रा बोलेंगे, आती लब पे आती है दुआ। ऐसे खूबसूरत खूबसूरत लिखेंगे, ठीक है, तो उसकी कॉपी बनेगी, कॉपी बन के ठीक है फिर लोगों तक पहुंचेगी। इसलिए इन्होंने कैलीग्राफिस्ट को हायर किया और रिकॉर्ड को मेंटेन किया और साफ साफ लिखा। आप जब प्रिंटिंग आई तो बेटा कॉपीज को प्रिंट किया गया और लोग आराम से उन तक उनकी इसकी एक्सेस हो सकती थी।
हाँ, अब ज़रा सर्वे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को बेटा मिलती है कि हमारे पास ये हिस्ट्री कैसे पहुँची, रिकॉर्ड कैसे पहुँचे, इवेंट्स कैसे पहुँचे, उनमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा सर्वे, और सर्वे आगे जाकर इम्पॉर्टेंट भी बनेगा। ब्रिटिश बिलीव्ड गुड रूल नीड इज़ गुड डेटा। इनका मानना था कि अच्छी हुकूमत के लिए अच्छा डेटा यानी अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। और उन्होंने क्या स्टार्ट किया, लैंड और रेवेन्यू सर्वे उन्होंने स्टार्ट किया। लैंड और रेवेन्यू सर्वे, सर्वे का मतलब होता है एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। क्या होती है मेरे बच्चे, शाबाश, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज़ की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को हम बेटा सर्वे कहते हैं, जो ऑन फील्ड होती है। ऑन फील्ड क्या होती है, शाबाश, ऑन फील्ड। ओके, चलो अब पॉपुलेशन सेंसस, पहली बार बेटा पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था, यानी मर्दमशुमारी, लोगों की शुमारी, लोगों का शुमार, मर्दमशुमारी। इवन के बेटा हमें अर्थशास्त्र, एक किताब लिखी है, किसने लिखी है अर्थशास्त्र, शाबाश, चाणक्य ने। चाणक्य ने बेटा एक अर्थशास्त्र एक नामी एक किताब लिखी है, जो इंडियन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी बेटा हमें पता चलता है कि तब यानी कई सौ साल पहले थी 300 BC में भी इंडिया में, यानी अशोका के टाइम पर भी क्या होता था, शाबाश, लोगों की कैलकुलेशंस होती है। सेंसस में क्या होता है, शाबाश, द कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या होती है मेरी जान, कैलकुलेशन ऑफ, शाबाश, पॉपुलेशन, लोगों की गिनती होती है। अच्छा जी सर, लोगों की गिनती होती है, हाँ जी, लोगों की गिनती होती है। अच्छा, फिर ब्रिटिशर्स ने कब स्टार्ट किया, तो बेटा ऑफिशियली 1871 से इन्होंने इंडिया में सेंसस स्टार्ट किया था, फर्स्ट सेंसस। और इंडिया में सेंसस होता है हर 10 साल के बाद, जिसको डिकेडल सेंसस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, डिकेडल सेंसस कहते हैं सर, डिकेडल सेंसस। ओके, डिकेडल सेंसस, डिकेडल सेंसस कहते हैं। अच्छा जी, तो सेंसस ने लोगों के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया, कितने मर्द कितनी औरतें या किस जात के हैं। फिर स्टडीज ऑफ प्लांट्स, अच्छा, इन्होंने फिर पता लगाया कि इस एरिया में किस तरह के प्लांट्स हैं, उस एरिया में किस तरह के एनिमल है, यानी उनका फ्लोरा और फोना कैसा है, फॉरेस्ट कैसे हैं, ठीक है, और फिर उनकी तारीख क्या है। दीज हेल्प्ड देम कंट्रोल द कंट्री बेटर। इससे क्या हुआ, हिंदुस्तान को काबू में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए ये डेटा उनके लिए इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा ना, एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है ना बेटा, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनको कहाँ से मिलेगी, ठीक है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को उन्होंने लिया, किस चीज़ को लिया, डिटेल्ड, शाबाश, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को, और वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सर्वे कहलाती है। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट टू कलेक्ट द डेटा। अच्छा, अब जरा हम देखते हैं बेटा, एक और सोर्स हमारे पास है, दैट इज ऑफिशियल रिकॉर्ड। और ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें कभी भी सच्चाई नहीं कहते, याद रखिएगा। ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें वही कुछ कहते हैं जो वो कहना, हमें इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। जरा देखते हैं क्या वो क्या कहते हैं, रिकॉर्ड ओनली शो द ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, खाली ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, जो वो हमें कहना चाहेंगे वो हमें उतना ही कहेंगे, उससे ज्यादा नहीं कहेंगे, हाँ, जितना वो चाहते हैं कि लोगों को पता रहे। अच्छा, दूसरा, टू नो द फुल स्टोरी वी ऑल्सो नीड, हाँ, अगर हमें पूरी स्टोरी जाननी होती है तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ता है, डायरीज, ट्रैवल स्टोरीज। अच्छा, को हर एक ऑफिसर के पास एक डायरी होती है जो वो मेंटेन करता है अपने अपने पीरियड में, अपने टाइम टेन्योर में, ठीक है, हर साल हर दिन के लिए डेली बेस पर वो लिखता है, तो वो डायरीज हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। अच्छा जी, ट्रैवलर्स जो लिखते हैं बेटा, वो कहाँ गए, कैसे गए, ठीक है, सफरनामा जिनको कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ऑटोबायोग्राफीज, जो लोग खुद अपनी कहानी लिखते हैं, अपनी आप बीती लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफीज कहलाती है। खुद लिखी तो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है, ठीक है, बायोग्राफी कोई दूसरा लिखे तो बायोग्राफी। अच्छा, न्यूज़पेपर, उस जमाने में अखबार आ चुके थे बेटा, हाँ, तो वो भी हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं उस जमाने में। राइटिंग ऑफ पोइट्स, अच्छा, शायर हजरातों की भी पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर्स और रिफॉर्मर्स की कहानियाँ उनके ज़रिए लिखे हुए या उनके बारे में अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, वो भी हमें उस ज़माने में बताते हैं। लीस्ट बेटा याद रखिएगा, और कहते हैं बट ऑफन इग्नोर द पुअर और ट्राइबल वॉइसेस। अक्सर जब हम देखते हैं ना बेटा, उस ज़माने में सबसे ज़्यादा जिसको नकारा, जिनके बारे में किसी ने पूछा नहीं, वो ट्राइबल थे या आम गरीब लोग थे। तो याद रखिएगा बेटा, ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें वही बताते हैं जो वो हमें बताना चाहते हैं, यानी वेरी लिटिल बिट, जितनी उनकी मर्जी हो, बाकी वो सारा हमारे साथ साझा नहीं करते। इसके लिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है अगर हमें डिटेल्ड पढ़ना होता है किसी भी चीज़ को। अब ज़रा देखते हैं, हमने बार बार कहा था कॉलोनियलाइजेशन, कॉलोनियलाइजेशन, कॉलोनियलाइजेशन। क्या होती है ये कॉलोनियलाइजेशन? हमने कहा कॉलोनियलाइजेशन का मतलब होता है किसी कंट्री का कंट्रोल लेना। हाँ, जब हमने कहा तो बेटा इसके बाद, अच्छा, उसके सोर्सेस को ड्रेन करना, इट यूजेस अदर कंट्रीज सोर्स, किसी कंट्री के
रिसोर्सेज को यूज करना, उसकी लैंड, पीपल, ठीक है। और जब आप इसके रिसोर्स को यूज करोगे ना तो आप अमीर हो जाओगे। हाँ, जैसे ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया, इट इज ट्रेड, लैंड एंड पीपल। अच्छा, और क्या क्या होते हैं इसके फीचर? इसके फीचर होते हैं ड्राइंग ऑफ वेल्थ, ड्राइंग ऑफ वेल्थ, आप इनकी वेल्थ खा जाते हो। अच्छा जी, एक्सप्लॉयटेशन इसका दूसरा मकसद होता है। हाँ, और तीसरा रूल और गवर, रूल और मिस रूल, रूल और बेटा शाबाश मिस रूल, ये एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड? कॉलोनियलाइजेशन से रिलेटेड। अमेरिका का भी यही हाल हुआ, इंडिया का भी यही हाल हुआ, और साउथ अफ्रीका का तो होना ही होना था। हाँ जी बेटा, चले आगे। अच्छा, चलो जरा बेटा देखते हैं व्हाट हैपन कॉलोनियलाइजेशन, व्हाट हैपन्स। अच्छा, अब इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बनी, अब इस कॉलोनी में क्या क्या हुआ जरा देखते हैं बेटा। हाँ हाँ, दे ब्रिटिशर्स ने क्या किया? राजाज और नवाब्स को कंट्रोल में लिया, इनको डिफीट हरा गया, ठीक है। और चापलूसी, हिपोक्रेसी, अरे बड़े हिपोक्रेट लोग थे। अच्छा, हिपोक्रेसी, हाँ हिपोक्रेसी, बड़े ही मुनाफिक लोग थे, चालाक लोग थे। इन्होंने ट्रेड को कंट्रोल किया, यानी कारोबार को, ट्रेड यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स। हाँ, लैंड को कंट्रोल किया, लैंड इवन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था उस जमाने में। ब्रॉट गुड्स चीपली, अच्छा इन्होंने क्या किया? इंडिया से सस्ते में चीजें ले ली और इंडियन उसको मैन्युफैक्चर करके, यानी उसको उसकी ना फिनिशिंग करके बेटा महंगाई में महंगा, महंगे से महंगा दे दिया। मेड इंडियंस ग्रो क्रॉप्स टू एक्सपोर्ट, अच्छा इंडियंस से ना ऐसी ऐसी क्रॉप्स उगवाई, जरा मैं बताता चलो बेटा। ओपियम उगवाई, हाँ अफीम जिसको कहते हैं, और वो चाइना बेच दी। अच्छा, इंडिया से इंडिगो, जो खतरनाक फसल थी इंडिगो, हाँ जो क्रॉप किसके लिए यूज होती थी? एक कलर के लिए, उसको नील की फसल भी कहते थे। हाँ, ये कलर ब्लू कलर के लिए, कपड़ों के लिए यूज होता था। अच्छा, इससे जमीनें बंजर हो जाती थी। इंडियन से क्रॉप्स उगवाए और वो क्रॉप्स मजबूरन जबरन उगवाए, और वो कहाँ इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिए? फॉरिन। कलेक्टेड टैक्स टू कवर दियर कॉस्ट, अच्छा, और बेटा इंडियंस के ऊपर ना हार्श से हार्श टैक्सेस लगा दिए ताकि इनकी जेब बनी रहे। हाँ, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अब जरा एक टाइमलाइन पर जल्दी जल्दी नजर देते इस चैप्टर की। हाँ, तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले बेटा मिलेंगे 1773 में वारेन हेस्टिंग, और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। अच्छा, फर्स्ट मैप देखिए बेटा, 1782 में फर्स्ट मैप मेड बाय जेम्स रेनल, जेम्स रेनल ने पहला मैप बनाया। 1870 में बेटा जेम्स मिल रोट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इन 1922 लिप्टन टी एडवर्टाइजमेंट रिलीज्ड, हाँ। और 1946 में रॉयल इंडियन नेवी, हाँ रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटनी हुई, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो हमें याद रखने थे। अब कुछ एफक्यू यानी बेटा फ्रीक्वेंटली कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने तरह का कॉलोनियलिज्म, 4 टाइप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, सेटलमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, ट्राइब्यूटरी और सेटलर कॉलोनियलिज्म। अच्छा, ये कॉलोनियलाइजेशन क्या होता है? हमने अभी बेटा कहा व्हेन वन कंट्री कंट्रोल्स अनदर फॉर इट्स ओन गेन, अपने प्रॉफिट के लिए। अच्छा, व्हाट आर 3 रीजन? 3 रीजन कॉलोनियलाइजेशन के, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल। मोर लैंड रिसोर्सेज एंड ट्रेड, military, more power and control, spread of religious language and values. These are important things which you need to know. तो यहां से हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है मेरी जान, और अगली बार लेके आएंगे दूसरा चैप्टर, दैट इज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तब तक दीजिए मुझ नाचीज को इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारी ये कोशिश आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अस्सलाम।